नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत और मैं हर्ष हसीन और मेरे साथ हैं सुभाष सैनी जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप लोक जनतांत्रिक मोर्चे के संयोजक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने वर्षों से रुड़की शहर के अंदर रहकर शहर की सेवा की है। और सबसे जो ज़्यादा बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया है वो है रुड़की को ज़िला बनाओ आंदोलन का। सुभाष सैनी जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम। धन्यवाद हसीन भाई। और मेरा सवाल यही है कि आपने वर्षों यहाँ पर रुड़की शहर के अंदर रहकर रुड़की की जनता की सेवा की है और आपने 2 चुनाव भी लड़े हैं। एक आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा था 2007 में, उसके बाद जो 2019 में नगर निगम का चुनाव हुआ था उसमें भी आपने अपनी भागीदारी दी थी। आप कितने संतुष्ट हैं यहाँ की राजनीति और जो यहाँ का रुड़की का स्ट्रक्चर है उसको लेकर? देखिए, उत्तराखंड 2002 में वजूद में आया और जहाँ तक रुड़की की राजनीति व रुड़की के विकास की बात है, तो जहाँ हम रुड़की को उत्तराखंड में लेकर आए थे, रुड़की आज जो का तो वहीं खड़ा है। और इसमें बहुत बड़ा आप ये देखिए कि मैं ये दुर्भाग्य ही मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में इतने वरिष्ठ लोग हैं, इतने चिंतक और काफ़ी आप समझिए कि समझदार लोगों की पार्टी ये मानी जाती है। और ये कहते भी हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है। जब रुड़की में 2002 में चुनाव हुए तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, चूँकि मैं प्रेस का आदमी हूँ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को यदि कार्यकर्ता ही उतारना था चुनाव मैदान में, तो डॉक्टर राकेश त्यागी जैसा समर्पित कार्यकर्ता यहाँ नहीं था, तो उन्हें उतारना था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ श्री सुरेश चंद्र जैन जी को वो चुनाव में लेकर आए। वो कारोबारी थे और पैसे वाले थे, तो वहीं से ही एक आप ये समझिए कि एक लकीर ऐसी खींच दी उन्होंने कि अब कांग्रेस के सामने, जो सामने प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस, अब वो भी क्या करे। अब मुकाबला कहाँ हुआ? कार्यकर्ता से तो हुआ नहीं, अब वो मुकाबला पैसे वाले से हो गया। अब वो जनप्रतिनिधि, यदि राकेश त्यागी मरते तो जनप्रतिनिधि चुने जाते, जनता के काम आते। अब वो धन प्रतिनिधि चुने गए। अब ये जो धन प्रतिनिधि चुनने की जो कवायद शुरू की है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की ये देन है। तो जो ये मास लीडरशिप के लोग थे, परिपक्व लीडरशिप के लोग थे, जैसे माननीय राम सिंह सैनी जी, यदि रुड़की में ही रहें और बहादुराबाद सीट पर ना जाएं, तो मुझे लगता है कि वो विन कर सकते थे। तो एक लीडरशिप थी और वह डेवलप रहती है, और उत्तराखंड की विधानसभा में एक परिपक्व लीडरशिप जाती है। और ऐसे ही हरिद्वार में अमरीश जैसे लीडर इन्होंने बाहर कर दिए और लड़ाई की न कारोबारियों को। अच्छा, जैसे आपने राकेश त्यागी जी की बात कही है, राकेश त्यागी जी का सफ़र मैंने देखा है कि पूर्व मंत्री और विधायक स्वर्गीय पृथ्वी सिंह विकसित जी के साथ जब चुनाव लड़ा गया था तब भी उनके साथ थे, और आज तक का बहुत सफ़र जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके जुड़ा रहा। आपने कहा कि जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई गुरेज भी नहीं है, कहते हैं और वो देती भी है मौका। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो रुड़की विश्व भर में प्रसिद्ध है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने 20 साल बाद में क्या परिवर्तन देखा यहाँ पर? क्या चीज़ें हैं जो घटी हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जनता को फेस करनी पड़ रही है, परेशानियों का सामना करना? देखो जी, मैं फिर उसी बात को दोहराता हूँ कि यहाँ जब तक इन कारोबारी नेताओं से ये यहाँ की पॉलिटिक्स बाहर नहीं आवेगी, जो लोग चंदा देकर अच्छे ईमानदार आदमियों को चुनाव लड़ाते थे, आज यहाँ चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन दोनों ही पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट देने शुरू कर दिए जो चंदा देकर दूसरों को लड़ाते थे। अब वो सीधे सीधे इन्हें, जैसे मान लो मिठाई की दुकान वाला है या फिर मावे की दुकान वाला है या होटल व्यवसायी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत, लेकिन इनका विजन जो है वो धन कमाने से ही शुरू हो जा। अच्छा सैनी जी, एक बात बड़ी और ये भी है कि ये कहा जाता है कि एक अच्छा कारोबारी एक अच्छा नेता बन सकता है, ये भी कहावत है। नहीं, आप इन पर तो लागू करो ना भाई। आप जैन साहब ने 10 साल और इन्हें भी 10 साल दो, बत्रा जी को। और विकास के नाम पर क्या है, एक पुल है, उनके ज़माने में गिर गया था, इनके ज़माने में बन गया था वही। इसके अलावा मुझे बता दो क्या है। छोटे से अल्प विराम के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में, और मेरे साथ हैं सुभाष सैनी जी। सुभाष जी, फिर एक बार आपका स्वागत है।
एक बहुत बड़ा मुद्दा जो शहर के अंदर और ज़िले भर के अंदर एक आपका बहुत बड़ी मुहिम आपने चलाई है, रुड़की को ज़िला बनाओ। ज़िला बनाओ आंदोलन आपका चल रहा है, लगातार प्रयास आप कर रहे हैं कि रुड़की शहर को ज़िला बनाया जाए। आखिर क्यों चाहते हैं आप रुड़की को ज़िला बनाया जाए? ये तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था। रुड़की के अंदर वो सारी सामर्थ्य हैं, वो मानक ये पूरे करते हैं जिसमें रुड़की ज़िला बनना चाहिए। आप देखिए कि हरिद्वार रुड़की तहसील का हिस्सा हुआ करती थी कभी, और ये यहाँ की लीडरशिप की ही कमजोरी है कि ये उस समय हरिद्वार ज़िला बना, तब ये रुड़की बनना चाहिए था। और आज भी लीडरशिप की ही कमजोरी है। हम तो लगातार संघर्ष करते हैं। सहारनपुर से अलग होने के बाद रुड़की को ज़िला रुड़की को ज़िला बनना चाहिए था, और ये ज़रूरी भी था यहाँ के विकास के लिए, और आज उसकी आवश्यकता पड़ेगी ना। आप देखिए कि अभी ये हाईवे उधर से गुजर गया, चला गया, बाईपास हो गया, और इधर से हरिद्वार बाईपास हो गया। अब तहसील भगवानपुर बन गई, तहसील नारसन बन जाएगी, वो वजूद में आ जाएगी। अब यहाँ जिला मुख्यालय होगा तो वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, कारोबार भी बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। और आज इसका हाल खतौली जैसा होने जा रहा। और ये यहाँ के कारोबारी, यहाँ के खतौली जो आप देखिए अधिवक्ता, ये हमारे वकील लोग बैठे खाली, चूंकि तहसील का काम वहाँ बट गया, उस तहसील का उधर बट गया, फिर जिला मुख्यालय सीधे चले गए, वहाँ से सीधे चले गए, तो रुड़की में कौन आवेगा? ये जितने तमाम लोग आज जमीन से जुड़े हैं, नहीं ये जमीन से, इससे जमीन से नहीं जुड़े हैं, ये इस जमीन से जुड़े हैं, प्लाट की जो जमीनें हैं, ये तमाम नेता उससे जुड़े हुए हैं आज। तो ये क्या करेंगे कल? हर नेता कहीं कॉम्प्लेक्स और कहीं वो मॉल बना रहा, कहीं बड़े बड़े होटल खोल ले, बड़े बड़े स्कूल हैं। अब वो यहाँ जब कोई आएगा तभी तो कारोबार होगा। अच्छा, रुड़की शहर की जनता का ये भी मानना है कि अगर ज़िला ये रुड़की शहर को बनाया जाता है, रुड़की शहर जो ज़िला बनता है, तो कहीं ना कहीं टैक्स का भार भी पड़ेगा। नहीं, टैक्स का भार क्यों पड़ेगा? ज़िला बनने से और चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टैक्स में परिवर्तन होगा। नहीं, ये तो आज आप ये देखिए कि इसकी जरूरत कहाँ थी नगर निगम की, ये बना दिया इन्होंने। हाँ, तो लोगों ने इसका भी तो इसके लिए भी तो नगर निगम की जरूरत कहाँ थी, लेकिन बना दिया इन्होंने। उसके लिए भी टैक्स, जबकि जिला बनना चाहिए। देखिए जिले पर ग्रांट आती है, जिले पर ग्रांट आती है ना, तहसील पर ग्रांट नहीं आती है। कि अगर जिला रुड़की बनता है तो कहीं ना कहीं जनता को उससे लाभ मिलने वाला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिला बनाओ आंदोलन आपने 2005 से शुरू किया था, 2005 से आपने इसकी शुरुआत की थी कि रुड़की को जिला बनाओ। जी जी। तो अभी तक ये कहाँ तक पहुंची? नहीं, वो देखो सतत संघर्ष तो जारी है ही हमारा, और पॉलिटिकल पार्टियां भी चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती नहीं, उनके तो एजेंडे में ही नहीं है। बाकी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में क्यों नहीं? एजेंडे में ही नहीं, वो चाहते ही नहीं जिला बने यहाँ। उन्होंने अभी चार जिले जो घोषित करके विधानसभा उन्होंने घोषित किए हैं कि हम इन्हें बनाएंगे, तो उसमें रुड़की है ही नहीं। और रुड़की के भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता तो चाहते हैं, जैन साहब लड़े तो जिला बनाएंगे, प्रदीप बत्रा लड़े तो जिला बनाएंगे, ये तो चाहते हैं जिला बने, लेकिन हाईकमान चाहते ही नहीं। माननीय विधायक जी ने आपकी बात को तवज्जो दी है, उन्होंने भी कहा, जैसे आपने बताया कि प्रदीप बत्रा जी ने भी ये कहा है कि हाँ जिला रुड़की को बनना चाहिए। हाँ देखो, जब 2009 में निर्दलीय चुनाव लड़े तो लोकतांत्रिक जनमोर्चा ने इन्हें बाकायदा प्रेस में घोषणा करके समर्थन दिया था। 2008 में जब ये निर्दलीय चुनाव लड़े नगर पालिका चेयरमैन का, आपने समर्थन दिया था उनको? हाँ, निर्दलीय पे दिया था, निर्दलीय पे दिया था। बल्कि हमारे पे बहुत लोगों ने कहा अजी इन्होंने तो पैसे ले लिया तो हमने वो भी कड़वा घूंट पिया। हम क्यों पैसा लेंगे भाई, जब लोकतांत्रिक जनमोर्चा की एक कोर कमेटी है, उसका निर्णय हुआ, प्रेस में बाकायदा समर्थन दिया गया, ऐसे पैसे थोड़ा ही लिए जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल ये है कि जैसे कि आपने 2007 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था, आपने वो चुनाव निर्दलीय लड़ा था? निर्दलीय लड़ा था, मैं निर्दलीय हूँ, गैर राजनीतिक संगठन पे अपने मुद्दों पे मैं निर्दलीय चुनाव लड़ता। अच्छा, ये मेयर का जो चुनाव लड़ा था ये भी निर्दलीय है, जबकि यूकेडी ने हमें समर्थन दिया था, भट्ट जी ने, दिवाकर भट्ट जी ने, उन्होंने मुझे निर्दलीय को समर्थन दिया था, एक बड़ी पार्टी अपनी वो भी, हाँ, क्षेत्र के भाई राजकुमार जी, हाँ, तो मुझे निर्दलीय को ही समर्थन दिया था, और भाई शहजाद जी ने मुझे समर्थन दिया था। अच्छा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं शुद्ध रूप में निर्दलीय हूँ। अच्छा, आप निर्दलीय हैं? गोरोगोल विद्रोही थे, निर्दलीय नहीं थे। भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने विद्रोह किया था। लेकिन जनता के सामने तो एक चेहरा जाता है कि यहाँ पर जो है निर्दलीय जीतता रहा, यही प्रचार प्रसार होता है इन सब। अब उसे निर्दलीय कैसे मान ले? फिर आप भाजपा में चले गए,
भाई जिससे आपने विद्रोह किया आप फिर वहीं चले गए तो जन भावनाएं उनकी कदर तो आपने की अच्छा नहीं। सैनी साहब, 2022 के चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? और देखिए हसीन भाई, मैं चूंकि अभी आपके सामने निर्दलीय बैठा और प्रेस पत्रकारिता जो है मेरी इस समाज सेवा पे भी हावी है, मैं चूंकि ईमानदारी से ही काम करना चाहता हूँ, और यदि मैं कल किसी पार्टी का हिस्सा बन जाऊं तो शायद मैं ये इतना खुलकर नहीं बोल पाऊंगा। नहीं तो पार्टी का हिस्सा बनने के बाद तो लोगों को मुश्किल है। नहीं तो राजनीति में तो सब चलेगा ना। अभी तो नहीं, इसमें तो आपने बहुत बड़ी बात अभी कही। जितने नेता हैं, बहुत सारे आज नेता देखिए हैं जितने नेता आज यहाँ हैं मैं उनका सम्मान जरूर करूंगा यहाँ, ठीक, लेकिन उनसे डरता कोई से नहीं। अजय कोटियाल जी, कर्नल अजय कोटियाल जी, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? वो तो एक पार्टी नहीं, वो तो अभी वो हमारे जैसे है। वो तो अभी हमारे जैसे है ना, अब पार्टी में वो उनका पदार्पण हो रहा है। एक चीज है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर कोई पार्टी, नेशनल पार्टी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस आपको मौका देती है तो क्या करेंगे? नहीं, हम देखिए हम अपने मुद्दों से जोड़ेंगे पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी जुड़ने की नहीं हमारे साथ, क्योंकि हमारे मुद्दे अडॉप्ट नहीं कर रही वहाँ, अगर वो जिले की बात नहीं आम आदमी पार्टी आपको, हाँ ये कांग्रेस या ये यदि कोई देखिए कोर कमेटी में हम रखेंगे विषय, यदि हमें समर्थन की कहीं बात आवेगी तो फिर कहीं ना कहीं हम मुद्दों के आधार पर उन्हें समर्थन भी कर सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ाए भी जा सके, लड़ भी सके। कल देखिए पॉलिटिक्स में अस्थायी कुछ नहीं होता, अस्थायी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आज देखिए आप प्रदीप बत्रा जी हैं, प्रदीप बत्रा जी यदि आप पैसे के बल पे तो टिकट ले आए, पैसे के बल पर 2012 का टिकट लिया कांग्रेस का, मैं खुला कह रहा यहाँ। उसके बाद में आपने जब 13 में वो लड़ाई राम अग्रवाल जी, तो आपकी हार हुई है, वहां से आपकी हार शुरू हुई थी। और यदि 17 में आप बीजेपी एक समूह के साथ ना थे तो इंडिविजुअली आपको टिकट नहीं मिल रहा था, और यदि इंडिविजुअली टिकट ना मिलता मोदी के नाम पे जीतते बाटे पर, मोदी के नाम पे तो सारी विधायक। हाँ, तो अब इस बार नहीं है, इस बार उनके भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये कह दिया था अब मोदी के नाम पे नहीं जीते जाने का भाई, अब अपनी तैयारी करिए आप। अच्छा, बंशीधर भगत जी ने कहा है ना खुद कि मोदी जी के नाम पर नहीं चलने का। चलिए बहुत बड़ी बात है। हाँ? अभी अपनी तैयारी क्या करेंगे, और वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा वो तैयारी चल रही है नहीं। मैं तो आपसे आपकी बात पूछना चाह रहा हूँ, एक छोटा सवाल है मेरा कि 2022 विधानसभा चुनाव के अंदर अगर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी आपकी बातों पर, जो आपके मुद्दे हैं उनको आगे कैरी फॉरवर्ड करके चुनाव आपको लड़ाती है तो क्या लड़ेंगे आप? देखिए कुछ ये चीजें भविष्य के गर्भ में छुपी हुई है। पहला सवाल यही था कि अभी तो मैं जो प्रकरण हमारे सामने है कि ये यहाँ 3 घटनाएं, उनमें 6 हत्याएं हुई हमारे समाज की, तो उसमें बड़ा आहत है हमारा समाज। 2 चौकीदारों की हत्या के मुआवजे का प्रकरण 2.5 लाख का, और 3 लाख का है एक प्रधान यहाँ मारे गए थे अल्लू मजरा के। इन प्रकरणों को लेकर मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी थी 2020 में, और ये भी लिखा था कि ये इन्होंने घोषणा की, माननीय मदन कौशिक जी ने शासकीय प्रवक्ता के रूप में, और रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा जी उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। तो मैंने चिट्ठी लिखकर उनसे आग्रह किया था कि ये या तो घोषणा वापस करें, है नहीं, और या उनके पैसे दें। वो गरीब चौकीदार के मृतक आश्रितों के पैसे हैं, और इधर भाजपा कार्यकर्ता के मृतक आश्रितों के पैसे हैं जो आपने घोषणा की आपने, अब इन्होंने संज्ञान नहीं लिया वहाँ। मैंने उसमें ये भी लिखा था कि फिर हम आपके खिलाफ प्रदर्शन में जाएंगे। तो मैंने यहाँ 28 अगस्त 2020 में इनका पुतला दहन किया था मदन कौशिक जी रुड़की में, और फिर मैंने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री के नाम, फिर इन्हें आगाह किया कि आप दो उन्हें। तो आप ये देखिए कि आप झूठी घोषणा क्यों कर रहे हैं भाई, आप चौकीदार, मैं हूँ चौकीदार पूरे भारत में आपने। अच्छा, इसमें एक चीज और भी देखने के लिए आई कि विधायक ने भी उसमें कुछ पैसे दिए थे अपने। नहीं, विधायक देखिए जो घोषणा में कह रहा, जो घोषणा हुई प्रेस के माध्यम से, जो घोषणा हुई वो पूरी नहीं हुई। आपने 70,000 दिए, वो घोषणा में नहीं है। आपका मानना है कि वो अपनी तरफ से दिया? हाँ, उसमें तो यदि आप दे आए, हम उसे मान रहे कि आपने मदद की है, हम तो मान रहे उसे, लेकिन प्रेस के माध्यम से जो घोषणा की है आपने, उसका खुलासा करिए, आप उसे निस्तारित करिए। आप या तो उसे घोषणा को वापस लीजिए या उसे घोषणा को पूरी करिए, ये हमारा कहना है।
अच्छा चलिए, और बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। समय के देखते हो थोड़ा सा एक सवाल और मैं सैनी जी से ले लेता हूं, और मैं आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि अगर आम आदमी पार्टी इनको इनके मुद्दे के लोग इनको चुनाव यहाँ से रुड़की से लड़वाती है, तो सुभाष सैनी जी का कहना है कि अगर हमारे मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी तो मैं तैयार हूँ 2022 का चुनाव लड़ने के लिए। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत, और मेरे साथ है सुभाष सैनी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। धन्यवाद हसीन भाई आपका।